हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम शिवांगी भारद्वाज। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स कंप्लीट किए थे। आई होप आप लोगों को समझ में आए हो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो पहला टॉपिक हमारा है बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग। आज हम इसके डिफरेंस पढ़ने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे कि जब हम स्कूल में हम जाते हैं तो हम डेली अपने नोट्स प्रिपेयर करते हैं। जो भी क्वेश्चन होते हैं सॉल्व करते हैं, वो लिखते हैं, और जो भी वर्क देते हैं टीचर्स वो लिखते हैं। बस उसी को बुक कीपिंग कहते हैं। और फिर जब हम सारे नोट्स मेंटेन कर लेते हैं तब हमारे टीचर्स आते हैं, वो चेक करते हैं कि आपने सही से नोट डाउन किया है कि नहीं किया है। बस उसी को अकाउंटिंग बोलते हैं। और जो हम लोग मेंटेन करते हैं नोट्स बुक, उसे बुक कीपिंग कहते हैं। जैसे कि जब हम बिजनेस करते हैं कोई, तो हम एक अकाउंटेंट रख लेते हैं। वो हमारे डेली के डेली ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है। डेली डेली जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो रिकॉर्ड करता है। कौन करता है? क्लर्क और अकाउंटेंट, इनमें से कोई भी हो सकता है। हम लोग रखते हैं अकाउंटेंट। फिर जब हमारे साल का अंत होता है, तब तब आता है हमारा सीए। वो क्या करता है? जितने भी हमारी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, जो भी अकाउंटेंट लिखता है, उसको वो एनालाइज करता है, देखता है कि उसने सही से लिखा है कि नहीं लिखा है, और बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसा है, प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ। ठीक है। अ- अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमें बेसिस के ही आधार पर याद करने हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में बेसिस के ही आधार पर पूछा जा सकता है, और ये आपके एग्जाम में बहुत आता है। ठीक है। तो आपके एग्जाम में यही पूछा जा सकता है कि ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंट का डिफरेंस बताओ। ठीक है। तो पहला हमारा है स्कोप। तो आपको याद होगा पहली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। तो उसमें हमने क्या पढ़ा था? आई एम राम प्रसाद चलचलानी, सिंगापुर आना चाहता हूँ। तो बुक कीपिंग में आई एम राम प्रसाद चलचलानी तक ही कवर होता है। देखो, आइडेंटिफाई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग। सही कहा था ना मैंने? आई एम राम प्रसाद चलचलानी, बस यहीं तक कवर होता है। उसके बाद अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में सिंगापुर आना चाहता हूँ, मतलब कि समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग, उसके बाद कम्युनिकेटिंग। ठीक है। तो बुक कीपिंग में आई एम राम प्रसाद चलचलानी तक, और अकाउंटिंग में सिंगापुर आना चाहता हूँ, ये कवर होता है। ठीक है। अब अगला हमारा है स्टेज। तो ये हमारी प्राइमरी स्टेज होती है बुक कीपिंग, और अकाउंटिंग हमारी सेकेंडरी स्टेज होती है। अब आप एक बात बताओ, जब तक आप अपनी नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आपके टीचर्स आपके नोट्स चेक कर लेंगे ना? नहीं कर पाएंगे ना। इसलिए पहले हमें अपनी नोट्स बनाने पड़ेंगे, उसके बाद टीचर आपके नोट्स चेक करेगा। ठीक है। तो बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज होती है और अकाउंटिंग सेकेंडरी स्टेज होती है। अब इस तरीके से याद करेंगे तो आपको इजिली याद हो जाएगा। ओके। अब अगला है हमारा ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव में बस वही सिस्टमेटिक हम लोग को रिकॉर्ड करना होता है, और कुछ नहीं। ठीक है। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करते जाओ जितनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं। उसमें अकाउंटिंग में लास्ट में सीए आकर देखता है कि आपके नेट रिजल्ट्स क्या है, क्या क्या लायबिलिटी है, क्या एसेट्स है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ये सब सीए देखता है। ठीक है। फिर अगला हमारा है नेचर्स ऑफ जॉब। तो ये जॉब रूटीन जॉब है, क्योंकि इसमें डेली के डेली ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना पड़ता है। और ये जॉब अकाउंटिंग जॉब रूटीन जॉब नहीं है, क्योंकि ये साल में आके अब हमारे बिजनेस के बारे में एनालाइज करता है। बस ये साल में एक बार होता है। फिर उसके बाद है परफॉर्मेंस। तो ये जूनियर स्टाफ करता है, ये सीनियर स्टाफ करता है। जैसे कि स्कूल में हम जाते हैं तो हमारे नोट्स हैं, हम लोग कवर करते हैं ना, तो जूनियर स्टाफ हमें, और हमारे टीचर्स क्या है? सीनियर स्टाफ। ठीक। अब अगला टॉपिक हमारा क्या है? अकाउंटेंसी एंड अकाउंटिंग। हम ये समझेंगे कि अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग के डिफरेंस क्या है, मतलब होता क्या है ये। तो पहला पॉइंट हमारा, अकाउंटेंसी इज नॉलेज
वेयर एज अकाउंटिंग इज द एक्शन ऑफ प्रोसेस। तो अकाउंटेंसी हमारी नॉलेज है और उसी के बेसिस पे अकाउंटिंग पे हम एक्शन लेते हैं। ठीक है, तो इतनी सी बात है कि अकाउंटेंसी हमारी नॉलेज होती है और अकाउंटिंग नॉलेज के बेसिस पे हम अकाउंटिंग में एक्शन लेते हैं। ठीक है, अब अगला हमारा क्या है, अकाउंटिंग प्रोसेस इज कैरिड आउट ऑन द बेसिक ऑफ द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स फ्रेम्ड बाय अकाउंटेंसी। मतलब कि अकाउंटिंग है हमारी, सॉरी अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी में रूल्स होते हैं और प्रिंसिपल्स होते हैं, उसी के बेसिस पे हम अकाउंटिंग में एक्शन लेते हैं। क्या लेते हैं, एक्शन। ठीक, अब अगला हमारा क्या है, दस thus it may thus it may be said that accountancy is knowledge of accounting and accounting is the application of accounting। बस मैंने आपको ऊपर बताया था, बस वही है, बस आप ऐसे समझो। अकाउंटिंग, अकाउंटिंग जो हमारा है वो हमारी है नॉलेज। ठीक है, और जो अकाउंटेंसी है, सॉरी अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी हमारी है नॉलेज और अकाउंटिंग हमारा है एप्लीकेशन। ठीक है, बस आप ऐसे याद रखो इसको, तो आपको इजिली याद हो जाएगा। अकाउंटेंसी हमारी नॉलेज है और अकाउंटिंग हमारा एप्लीकेशन है। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, जब आप एमबीए सीपीटी वगैरह करते हैं तो इसमें ये पूछा जाता है। तो हमने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है, रोज रोज उठकर चाय। अगर आप इसको ऐसे याद करेंगे तो आपको इजिली याद हो जाएगा। देखो जैसे कि रोज रोज उठकर चाय, ऐसा समझ में। तो बस पहला हमारा है रिलायबिलिटी, रिलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी और कंपेरेबिलिटी। ठीक है, बस आपको इतना ही, ये चार टॉपिक याद करने हैं। इसके अंदर का मैटर आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है इसमें। तो पहला हमारा है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मतलब भरोसा, मतलब कि जो आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है उस पर हम भरोसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फ्री फॉर बायस, ये पक्षपात और भेदभाव से दूर होना चाहिए। इसमें कोई पक्षपात या दूर भेदभाव नहीं होना चाहिए और मटेरियल एरर नहीं होना चाहिए। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, भरोसे मन। ठीक है, अब अगला हमारा क्या है, रिलेवेंस। रिलेवेंस मीन्स यूजफुल, मतलब कि जो आपके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो यूजफुल होना चाहिए, क्योंकि वो अगर यूजफुल नहीं होगा तो कोई मतलब का नहीं है, और फिर उसके बाद हमारे यूजर्स को डिसीजन लेने में भी प्रॉब्लम होगी। इसलिए हमारे जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो यूजफुल होनी चाहिए। ठीक है, फिर अगला हमारा है अंडरस्टैंडेबिलिटी। जो हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है वो बहुत अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमें समझ में नहीं आएगा तो कैसे हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए इसलिए हमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए कि हम कोई भी बेसिक इंसान इसे आसानी से समझ सके। ठीक है, उसके बाद कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी मतलब कि जो हमारे फर्म अभी के जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है या फिर बुक्स है उसे हम आने वाली ईयर्स के और प्रीवियस ईयर्स के आराम से इजीली कंपेयर कर सकें, ऐसे हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स होने चाहिए। ठीक है, और अपनी फर्म से या फिर दूसरी फर्म से उन्हें इजीली कंपेयर कर सकें। तो
इसमें लिखा है यूजर शुड बी एबल टू कंपेयर द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इंटर फर्म और इंटर फर्म। इंटर फर्म मतलब अपने ही फर्म के प्रीवियस ईयर से अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कंपेयर करना, और इंटर फर्म होता है कि दूसरी फर्म से अपनी फर्म्स के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कंपेयर करना। ठीक है, अब अगला टॉपिक हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव मतलब मोटिव, मतलब कि उद्देश्य। हमारे अकाउंटिंग की क्या क्या उद्देश्य होते हैं। पहला, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। पहले हमें अपना सिस्टमेटिकली अकाउंट्स को रिकॉर्ड करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद उसी के बेसिस पे डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि हमारे बिजनेस को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। उसी के बाद फिर डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। उसके बाद ये देखना पड़ता है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, क्या लायबिलिटी है, क्या एसेट्स है, ये सब। जब जब तक कि आपका अकाउंट मेंटेन नहीं होगा तो ना तो आप प्रॉफिट देख पाएंगे ना पोजीशन देख पाएंगे अपनी। और फिर इसके बाद मैनेजमेंट में जो अकाउंटिंग है वो मैनेजमेंट की हेल्प करता है डिसीजंस मेकिंग में। ठीक है, फिर उसके बाद है प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। तो जो भी हम लोगों के बुक्स होती हैं वो प्रोवाइड करते हैं किसको, यूजर्स को, जिससे वो डिसीजन ले सके। हमने आपको बताया था कि क्यों इंटरेस्ट होता है, उनका अलग अलग इंटरेस्ट होता है यूजर्स का। ठीक है, उसके बाद है प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। इसमें हमें ये देखना पड़ता है कि हमारी एसेट्स क्या क्या है। ठीक है, उनको कवर करके रखना पड़ता है। ये हम आगे समझेंगे अच्छे से, अभी आप यही समझो कि उन्हें कवर करके रखना पड़ता है। ठीक है, तो पहला हमारा है मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, दूसरा है डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स, उसके बाद है प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। ये सारे हमारे पॉइंट्स हैं, इसको आप अच्छे से याद करना। और इसके अंदर आप कुछ भी अपने मन से लिख सकते हैं, लैंग्वेज मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। तो फंक्शन अकाउंटिंग में सेम है, ऑब्जेक्ट्स के सेम ही है, बस थोड़ा बहुत अंतर है। तो पहला हमारा है मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। पहला वही हम लोगों ने पढ़ा था कि अकाउंट्स को रिकॉर्ड करके रखना है। दूसरा प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ये सब। ठीक है, जब तक आपके ये नहीं होंगे, रिकॉर्ड्स नहीं होंगे, तब तक आप ये नहीं बना सकते। और फिर असिस्टेंट टू मैनेजमेंट, और इन्हें मैनेजमेंट नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें डिसीजन लेना पड़ता है मैनेजमेंट को। ठीक है, उन्हें असिस्टेंट नहीं मिलेगा। उसके बाद है हमारा मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स। जो भी अब हमें बहुत से लॉसेस पे करने पड़ते हैं, जैसे कि हमारे टैक्स हैं, लॉसेस हैं, ये सब हमें पे करने पड़ते हैं, तो इनका भी हमें हिसाब किताब रखना पड़ेगा, मतलब रिकॉर्ड करना पड़ेगा इन्हें भी। उसके बाद कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो जो भी हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो हमें यूजर्स को देनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमारा अगला टॉपिक है एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। तो हमारी जो अकाउंटिंग है उसके क्या क्या लाभ है। पहला पॉइंट हमारा है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। इसमें फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, प्रॉफिट अर्न और लॉस इंक्लूड। इसमें हमें ये पता चलता है कि हमारी बिजनेस को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। ठीक है, अब दूसरा हमारा असिस्टेंट टू मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट को असिस्ट करता है। दूसरा हमारा एडवांटेज ये है। और तीसरा हमारा रिप्लेस मेमोरी। देखो हमारे बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, हम कब तक सारे ट्रांजेक्शन्स को याद रखेंगे, इसलिए हम सिस्टमेटिक जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उन्हें रिकॉर्ड कर लेते हैं, जिससे हमें हर ट्रांजेक्शन को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अगला हमारा है फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी। इसमें है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड इनेबल्स बिजनेसमैन टू कंपेयर वन
ईयर्स रिजल्ट्स विद दोज ऑफ अदर ईयर। मतलब कि जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं इस साल के, हम उसे प्रीवियस ईयर से और आने वाली ईयर से इजीली कंपेयर कर सकते हैं अगर हमारा रिकॉर्ड सिस्टमेटिक है तो। ठीक है। फिर अगला हमारा है फैसिलिटेट सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। तो जितने भी हमें टैक्स लायबिलिटीज देनी पड़ते हैं, जो भी हम पे टैक्स लगता है, तो वो हम इजीली दे सकते हैं अगर हमारा सिस्टमेटिक अकाउंट रिकॉर्ड है। वो हमारे सेटलमेंट को रिकॉर्ड करने में हेल्प करता है। इसमें लिखा है सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हेल्प इन सेटलमेंट ऑफ टैक्स लाइक जीएसटी, इनकम टैक्स। फिर अगला हमारा है फैसिलिटेट्स लोन। देखो हमारे बिजनेस में हम लोगों को लोन लेना पड़ता है, जरूरी नहीं है लेकिन हम लोग लेते हैं कभी कभी। तो जो हमारे जो बुक्स ऑफ अकाउंट के बेसिस पे ही हम लोगों को लोन मिलता है। अगर हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट्स अच्छा है तो हम बैंक को दिखाते हैं, देखो भाई मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऐसा है, हमारे फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी है, इसलिए हमें लोन दे दो। तो इजिली हमें ऐसे लोन मिल जाता है। फिर अगला हमारा एविडेंस इन कोर्ट। जैसे आप कभी कभार हो जाता है कि कोर्ट में हम लोगों के चक्कर लगते हैं, तो अगर हमारे सिस्टमेटिक रिकॉर्ड हैं तो कोर्ट हमारे जितने भी रिकॉर्ड होते हैं उन्हें गुड इवेंट्स मानती है। फिर और भी हमारे एडवांटेज हैं, एडवांटेज बहुत सारे हैं। तो अगला हमारा है फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस। जैसे कि आप अपने बिजनेस को सेल करना चाहते हैं, तो अगर आपके जो रिकॉर्ड्स हैं वो सिस्टमेटिक होंगे तो आप उनके बिजनेस जब सेल करेंगे तो उनका परचेज प्राइस निकाल, आप आराम से परचेज प्राइस निकाल सकते हैं, फिर से सेल कर सकते हैं। इसमें लिखा है इफ समवन डिजायर टू सेल हिज बिजनेस अकाउंट्स मेंटेन्ड बाय हिम विल एनेबल द असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉपर परचेज प्राइस। फिर अगला हमारा है असिस्टेंट इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी मतलब दिवालिया होना। तो दिवालिया मतलब कंगाल हो जाना। तो अगर आपके सिस्टमेटिक अकाउंट रिकॉर्ड असिस्ट होंगे तो ऐसी सिचुएशन में डील करना इजिली हो जाता है। अगला हमारा हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स। तो जैसे कि पार्टनरशिप मतलब होता है मैं और आप दोनों मिलके एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उसी को पार्टनरशिप कहते हैं। अब पार्टनरशिप में होता है किसी नए पर्सन का एडमिशन होता है, कोई कोई रिटायरमेंट लेता है, या फिर हम में से किसी की डेथ हो जाती है, तो इस डिसोल्यूशन में वो अकाउंटिंग हमारे हेल्प करता है सेटलमेंट में। फिर अगला हमारा है हेल्पफुल इज डिसीजन मेकिंग। ये तो हम बहुत ही बार पढ़ चुके हैं, डिसीजन मेकिंग अकाउंटिंग हमारे डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। फिर अगला हमारा है लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। तो लिमिटेशन मतलब होता है हानि। अब देखते हैं, पहला हमारा है अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। अब ऐसा क्यों कहा है कि अकाउंटिंग फुल्ली एग्जैक्ट नहीं है? इसलिए ऐसा कहा है क्योंकि जो भी बहुत से अकाउंटिंग हमारे अनुमान के बेस पे होती है, जिसमें लिखा है नॉट फुल्ली एग्जैक्ट एज सर्टेन एस्टिमेट। बहुत से ट्रांजेक्शन होते हैं वो अनुमान के बेसिस पे होते हैं। ऐसा क्यों? जैसे कि हमने कोई मशीन ली, तो वो 2 या 3 या 4 साल 5 साल जो भी चले, ये सिर्फ हम अनुमान तो ही लगा सकते हैं, हमें पता तो है नहीं है कि कितनी चलेगी। तो जितनी मशीन होती है उस पर डेप्रिसिएशन लगता है, वो डेप्रिसिएशन अनुमान के बेस पे होता है। तो जो भी फैक्ट होते हैं अकाउंट में वो रियल इफेक्ट है, तो ही अकाउंट मानता है, वरना अनुमान के बेसिस पे अकाउंटिंग नहीं माने जाते हैं। फिर अगला हमारा है इनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन। अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन में होता है अकाउंटिंग स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड फॉलोइंग अकाउंटिंग कंसेप्ट वाई वो concepts which may lead to unrealistic information। देखो बच्चों, हमारे कंसेप्ट होता है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। इसका मतलब होता है कि कोई भी चीजें कंटिन्यूसली चलती रहती है, मतलब बिजनेस हमारा चलता ही रहेगा, कोई भी चीजें चलती रहती है। तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि बिजनेस हमारा मर जाता है। जैसे सपोज
आप सोचो, आप हमेशा जिंदा ही रहेंगे, कभी मरेंगे नहीं, तो ऐसा तो होता नहीं है, हम लोगों को कभी ना कभी जाना पड़ता है ऊपर। सेम वैसे ही ये है। तो इसमें क्या है कि कोई भी चीज है, मतलब ट्रांजेक्शन्स होते हैं या फिर बिजनेस होता है, हम लोग इसी के कॉन्सेप्ट पे चलते हैं कि ये कभी खत्म ही नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, एक बार खत्म होता है। तो ये हमारी दूसरी कमी है। फिर तीसरा हमारा, अकाउंटिंग इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस। तो जो भी हमारे हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है, जैसे कि आज हमने मशीन खरीदी 10,000 की, तो जो आने वाले समय है उसमें मैन वो उसकी मशीन की मनी वैल्यू कम होती रहती है। तो इस चीज को अकाउंटिंग नहीं मानता है। वो सिर्फ स्टे वैल्यू डज नॉट रिमेन स्टेबल बट अकाउंटिंग परज्यूम टू बी स्टेबल, स्टेबल मानता है। फिर अगला हमारा है, अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। इसमें confined of to monetary matters only qualitative elements like quality or skills of management and staff public relations are ignored। मतलब कि जो हमारे स्टाफ है वो कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है, सही से काम कर रहा है, कितना अच्छा मैनेजमेंट काम कर रहा है, ये सब हम लोग सिर्फ अनुमान ही लगा सकते हैं, ये मनी की टर्म्स में नहीं देख सकते। लेकिन अकाउंटिंग हमारा मनी के टर्म्स में ही देखा जाता है। आपको याद होगा पहले हम लोगों ने पढ़ा था B+M। अकाउंटिंग B+M के बेसिस पे ही होती है। फिर अगला हमारा है, अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। अब विंडो ड्रेसिंग क्या होता है? विंडो ड्रेसिंग मतलब मैनिपुलेशन करना। मतलब कि जैसे आपने अपना आपका रिपोर्ट कार्ड है, उसमें आपको C ग्रेड मिली, तो आपने C का A बना लिया। तो आपने अपने पेरेंट्स को ये दिखा दिया, देखो हमें ए मिला है, लेकिन आपने ऐसा धोखा किया अपने पेरेंट्स के साथ। ऐसे ही बहुत सारे बिजनेसमैन होते हैं, वो लोन लेने के लिए या फिर अपने यूजर्स को और अच्छा दिखाने के लिए कि हमारा परफॉर्मेंस अच्छा हो रहा है, तो वो अपना बेटर पोजीशन कर लेते हैं, धोखा कर देते हैं। तो ये बहुत से बिजनेसमैन इजिली कर सकते हैं, इसलिए ये कमी है। फिर अगला हमारा टॉपिक है, रोल ऑफ अकाउंटिंग इज बिजनेस। अकाउंटिंग में बिजनेस का क्या रोल है? तो पहला हमारा है, मेंटेनेंस ऑफ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स होने चाहिए, इससे हमें क्या होता है, नेट प्रॉफिट और लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। असिस्टेंट टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में हेल्प करता है, किसमें, इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग में, डिसीजन लेने में। फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी, इसमें पहले ही पढ़ा चुकी हूँ मैं आपको, कंपैरिजन विद प्रीवियस ईयर परफॉर्मेंस, अपनी इस साल की बुक्स ऑफ अकाउंट से प्रीवियस ईयर की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कंपेयर करना। ठीक है। एविडेंस इन कोर्ट, कोर्ट ये भी मैं पढ़ा चुकी हूँ, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एक्सेप्टेड बाय कोर्ट एज अ गुड इवेंट एविडेंट। वो कोर्ट है, वो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को काफी अच्छा एविडेंट मानती है। अदर्स, रिमेंबर बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, राइजिंग लोन्स, जितने भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं बिजनेस के, राइजिंग लोन्स, सेटलमेंट ऑफ टैक्स लाइबिलिटी, जितनी भी लाइबिलिटी होती है उसे सेटल करने में हेल्प करता है। फिर अगला हमारा है, इज अकाउंटिंग एन आर्ट और साइंस। मतलब ये अकाउंटिंग हमारा आर्ट है कि साइंस है? तो आर्ट क्यों है, पहले हम ये देखते हैं। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, पहले हम रिकॉर्ड करते हैं। फिर अगला क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, क्लासिफाइंग करते हैं, फिर उन्हें समराइजिंग करते हैं। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, मतलब कि जो हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसे क्लासिफाइंग करते हैं, फिर उसे समराइज करते हैं, ये एक आर्ट है। ठीक है। फिर अगला हमारा साइंस। हम इसे साइंस क्यों मानते हैं? क्योंकि साइंस नॉलेज के बेस, जितने प्रिंसिपल होते हैं वो नॉलेज के बेस पे ही वर्क करते हैं, इसलिए साइंस हमारा वो अकाउंट हमारा साइंस भी है। इसमें लिखा है, अकाउंटिंग इज ऑल्सो ए साइंस एज इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज बेस्ड ऑन सर्टेन बेसिक प्रिंसिपल। इसलिए हमारा अकाउंट आर्ट भी है और साइंस भी है। ओके। अब अगला टॉपिक हमारा क्या है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। हम कब से अकाउंटिंग 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 ही पढ़ते रहे हैं। आज अब हम जानेंगे कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन होता क्या है। तो जो हम बुक कीपिंग करते हैं, बुक कीपिंग करते हैं, फिर हम लोग उससे देख के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ट्रायल बैलेंस, फिर प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, ये सब बनाते हैं। उसके बाद हम यूजर्स को कम्युनिकेट करते हैं। पहले हम बुक कीपिंग बनाते हैं, उसके बाद हम फाइनेंस, उसके बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरेट करते हैं। फिर उसके बाद हम यूजर्स को कम्युनिकेट करते हैं, उन्हें बताते हैं कि हमारा बिजनेस कैसा है, कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है। इसमें लिखा है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन रिफर्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जनरेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ बुक कीपिंग यूज ऑफ विच हेल्प्स द यूजर्स टू अराइव एट डिसीजन। ठीक है, आपको समझ में आया अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अब अगला हमारा है टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। क्या क्या टाइप्स होते हैं? तो 3 टाइप्स होते हैं। पहला हमारा इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट और सरप्लस। तो पहले हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसमें यह पता चलता है कि हमारे बिजनेस को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। फिर दूसरा हमारा है इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फाइनेंशियल पोजीशन। तो हम इसमें बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हमें पता चलता है कि हमारी कितनी लायबिलिटी है, कितनी एसेट्स है, क्या डेब्टर्स हैं, कितने क्रेडिटर्स हैं। ठीक है, इसमें हमें ये पता चलता है। फिर अगला हमारा है कैश फ्लो। कैश फ्लो, कैश फ्लो में हमें ये पता चलता है कि हमारे बिजनेस में कितना कैश आया और कितना कैश गया। देखो बच्चों, आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि बिजनेस के लिए कैश कितना इंपॉर्टेंट है। उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हमारी बॉडी के लिए ब्लड। ओके, तो कैश हमारा बिजनेस के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैश है तो बिजनेस हमारा आगे बढ़ेगा, नहीं है तो नहीं बढ़ेगा। फिर अगला टॉपिक हमारा लास्ट टॉपिक है सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। ये 2 प्रकार के होते हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में पहला है ट्रांजेक्शन्स आर नॉट रिकॉर्डेड ऑन डबल एंट्री बेसिस। ये डबल एंट्री के बेसिस पे रिकॉर्ड नहीं होता है। ठीक है, द अकाउंट्स मेंटेन्ड अंडर दिस सिस्टम आर इनकम्प्लीट एंड अनसिस्टमेटिक। ये इनकम्प्लीट होता है और अनसिस्टमेटिक होता है, इसलिए हम इस पे विश्वास नहीं कर सकते, मतलब कि ट्रस्ट नहीं कर सकते। फिर अगला हमारा सिंस और ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड अंडर दिस सिस्टम ऑन डबल एंट्री बेसिस। इसमें सारे रिकॉर्ड्स नहीं किए जाते हैं, सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं किए जाते। इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिपेयर ए ट्रायल बैलेंस। उसके बेसिस पे हम ट्रायल बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर अगला हमारा है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम में 2 एक्सेप्ट होते हैं, एस्पेक्ट होते हैं। जैसे मैं और आप, तो मैंने कोई आपसे मशीन खरीदी या फिर कोई भी ट्रांजेक्शन किया, तो मैंने, मेरे जेब से पैसा गया और आपके जेब में पैसा आया। तो बस ये दोनों ही ट्रांजेक्शन इसमें रिकॉर्ड होते हैं, इसलिए इस पे हम विश्वास कर सकते हैं और इसके बेसिस पे सारे अकाउंट्स, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, ये सब बनाते हैं। ये डेबिट और क्रेडिट होता है, ये हम बाद में आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें लिखा है द सिस्टम विच रिकॉग्नाइज एंड रिकॉर्ड्स बोथ एस्पेक्ट of a transactions. The double entry system has proved to be a scientific and complete system of accounting followed by every enterprise and organization. ठीक है, ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।